हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर फ्रिक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्रिक्शन यानी घर्षण के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे जानेंगे। तो आप ये जानते हैं कि जब भी आप किसी गाड़ी में जा रहे होते हैं, कहीं जा रहे हैं, और मान लीजिए कि आपकी जो है डेस्टिनेशन आ गई, यानी जहाँ पे आपको जाना था वो जगह आ गई, तो क्या होता है, जो आपका ड्राइवर होता है वो कार के या जो भी आपका वाहन है उसके ब्रेक लगाता है। ब्रेक लगाने से क्या होता है, जो आपकी गतिमान गाड़ी होती है वो रुक जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप जो है एक सड़क में जा रहे हैं। ठीक, सड़क में जा रहे हैं। अब मान लीजिए ये जो पॉइंट है, यहाँ पे आपको रुकना है, तो क्या करता है ड्राइवर जो है कुछ ही दूरी में ब्रेक लगाने लग जाता है और इस बिंदु तक आते आते आपका वाहन रुक जाता है। तो वाहन जो था वो गतिमान इधर था, ब्रेक लगाया गया जिस कारण वाहन रुक गया। अब ब्रेक लगाने की बात की जाए तो ब्रेक कैसे लगाया जाता है। ब्रेक जो है वाहन की गति की विपरीत लगाया जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाता है, जिस कारण जो वाहन की चलने की गति है उसको वो रोकता है और वाहन रुक जाता है। ठीक, अब इसी तरीके से आपने देखा होगा कि अगर आप भाग रहे हैं, मान लीजिए आप किसी सड़क पे दौड़ रहे हैं और रास्ते में केले का छिलका आ जाए तो क्या होता है, हम अपना बैलेंस खो देते हैं और फिसल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने दो कंडीशन देखी। एक कंडीशन में हमने क्या किया, हम चल रहे थे, हमने ब्रेक लगाया जिस कारण क्या हुआ, वाहन हमारा रुक गया। दूसरी कंडीशन, हम भाग रहे हैं, भागने के कारण क्या हुआ, हम कुछ आगे हमने देखा नहीं, वहां पे केले का छिलका था, उस पे पैर पड़ा और हम फिसल गए और नीचे गिर गए और हमें चोट लग गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है, एक है जिसमें हम रुके और दूसरी है जिसमें हम डिसबैलेंस होके गिरे। अब जब रोका जाता है या जब हम रुकते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर ब्रेक जब लगाया जाता है तो ब्रेक के द्वारा एक ऐसा बल लगाया जाता है जो गति के विपरीत दिशा में हो। ठीक है, जब भी कोई वस्तु गतिमान होती है तो उस पे जब वो जो है किसी चीज के साथ सापेक्षिक गति में होती है तो एक बल लगता है जो कि गति के विपरीत दिशा में हो, लेकिन वो बल काफी कम होता है। जब हम ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाने के कारण वो बल बढ़ जाता है और हमारा वाहन रुकता है। तो ये जो जिस बल की हम बात कर रहे हैं, जो हमारी गति की विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है, उस बल को हम क्या कहते हैं, घर्षण बल यानी फ्रिक्शनल फोर्स। अब इसी तरीके से क्या हुआ, हम भाग रहे थे, रास्ते में क्या आ गया, केले का छिलका, हम फिसल के गिर गए। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जो पैर था, हम भाग रहे हैं तो हम गतिमान हैं, सापेक्षिक गति में है, और हमारे पैर में क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, जिस कारण हम ठीक तरीके से भाग। अब क्या हुआ, हमारा पैर पड़ा केले के छिलके पर। केले के छिलके की जो सतह है वो चिकनी है और उसके कारण क्या हो जाता है, घर्षण बल कम हो जाता है। घर्षण बल कम होने के कारण हम डिसबैलेंस होकर गिर जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ, केले के छिलके से घर्षण बल कैसा हो गया, आपका कम हो गया, जिस कारण हम डिसबैलेंस होकर नीचे गिरे। घर्षण बल के कॉन्सेप्ट को हम एक एक्टिविटी के माध्यम से और क्लियरली यहाँ पे समझ। आपको क्या करना है, एक किताब लेनी है, उसे जो आपका डेस्क है या जो आपका टेबल है, मेज है, उसके ऊपर रखना। अब आप क्या करेंगे, अब आप धीरे से जो बुक है या किताब है उस पर धक्का लगाएंगे। अब जैसे ही आप धीरे से धक्का लगाते हैं तो क्या होता है, जो बुक है या किताब है वो थोड़ा सा आगे जाके
फिर रुक जाती है। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, दूसरे साइड से भी धक्का देंगे, यानी जो बुक है उसको गतिमान करेंगे। कुछ दूरी चलने के बाद किताब रुक जाएगी। यहाँ पर किताब क्यों रुक रही है? किताब इसलिए रुक रही है क्योंकि एक ऑपोजिट फोर्स या एक जो है विपरीत बल लग रहा है किताब की गति के विपरीत दिशा में, जो कि उसको रोक रहा है। ठीक है, तो इस कारण आपकी जो है किताब यहाँ पे रुक रही है, और यही जो विपरीत बल है यही आपका घर्षण बल कहलाता है। You saw that if you apply the force along the left, friction acts along the right. अब यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने जो है बाईं ओर से धक्का दिया, तो क्या हुआ, कुछ देर दूर जाने पर किताब रुक गई। बाईं ओर से धक्का दिया, घर्षण बल दाहिनी ओर लगा, जिस कारण बुक रुक गई। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें, अगर हम दाहिने ओर से धक्का दे रहे हैं तो कुछ देर जाने के बाद बाईं ओर क्या हुआ, आपकी जो ये आपकी किताब है वो रुक गई। क्यों रुकी? क्योंकि बाईं ओर से क्या लग रहा है, एक बल लग रहा है जो इस बल के विपरीत दिशा। You saw that if you apply the force along the left, friction acts along the right. If you apply the force along the right, the friction acts along the left direction. और इसी तरीके से जब बल जो है दाहिनी ओर लगाया गया तो क्या हुआ, फ्रिक्शन जो है, घर्षण बल जो है वो बाईं ओर लगा। In both cases, the force opposes the motion of the book. अब इन दोनों केस में क्या देखा गया, इन दोनों केसेस में ये देखा गया कि जो बल है, ठीक है, बल जो है, जो यहाँ पे बल लग रहा है वो बुक की, किताब की गति के विपरीत कार्य कर रहा है, उसकी गति को अपोज कर रहा है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज ऑपोजिट द अप्लाइड फोर्स। और ये देखा गया है कि जो घर्षण बल है वो हमेशा लगाए गए बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। आपने देखा कि यदि आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं ओर दिशा में कार्य करता है। यदि आप दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाईं दिशा में कार्य करता है। दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति को विरोध करता है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, किताब ने गति किया। ठीक है, मान लीजिए आपने क्या किया, ये आपकी किताब है, आपने इसे 1 न्यूटन धक्का दिया, तो क्या हुआ, एक बल लगा विपरीत में जो कि घर्षण बल है, और वो भी कितना हो गया, 1 न्यूटन का हुआ, तो हमारी किताब रुक गई। तो यहाँ पर रुकती कब है किताब, किताब तब रुकती है जब लगाया गया बल और घर्षण बल दोनों बराबर होते हैं। इस केस में आपकी जो किताब है वो रुकती है। The force of friction acts between the surface of the book and the surface of the text. यहाँ पर जो आपका घर्षण बल होता है, घर्षण बल जो लगता है वो किसके बीच में लगता है, टेबल और किताब की सतह के बीच। ठीक है, यानी जो टेबल की सतह है और जो किताब की सतह है उसके बीच में आपका घर्षण बल लगता है। घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठ के बीच कार्य करता है। ठीक है, तो ये आपका घर्षण बल होगा। नोट करें।
अब हमारा अगला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, यानी घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। यानी यहाँ पे हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी कंडीशन है जो घर्षण को प्रभावित करती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें घर्षण को समझने के लिए या क्या कंडीशन इसको प्रभावित कर रही है, उनको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। आपको क्या करना है, एक ईंट या ब्रिक लेनी है, उसको आपको धागे से बांधना है और इसे आप किससे बांधेंगे, जो है स्प्रिंग बैलेंस। अब अगर हम स्प्रिंग बैलेंस की बात कर ले तो स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से हम जो है वस्तु का वेट या उसपे जो बल लग रहा है उसको हम माप पाते हैं। यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस में एक आपके पास एक हुक होता है, बीच में स्प्रिंग होती है, यहाँ पे कैलिब्रेशन होता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वस्तु को यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, और फिर क्या होता है, इसके भार के कारण स्प्रिंग खींचती है और यहाँ पे हमें वेट या फोर्स मिलता है, ठीक है। तो इसी का हम यहाँ पे उपयोग करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रिक लेंगे, उसे धागे से बांधेंगे और धागे के एक छोर को जो है स्प्रिंग बैलेंस से बांध। अब हम क्या करेंगे, बल लगाएंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, बल को मेजर करेंगे, फोर्स को मेजर। पहले आपने क्या किया, ब्रिक सिंपल रख दी। अब आप क्या करेंगे, इस ब्रिक को किसी टेबल पर, पॉलिश टेबल के ऊपर रखेंगे, इसे खींचेंगे और फिर आप यहाँ पे फोर्स को मेजर करें। फिर आपको क्या करना है, एक खुरदुरी सतह लेनी है। जैसे आप क्या कर सकते हैं, कोई जूट का कपड़ा ले सकते हैं, उसके ऊपर आप इस ईंट को रखेंगे, इसे तार से बांधकर स्प्रिंग बैलेंस से बांधें और खींचें। यहाँ पर आप कुछ चीजें ऑब्जर्व करेंगे, क्या देखेंगे कि जो आपका जूट का कपड़ा था, ठीक है, जो आपका जूट का कपड़ा था, आप जानते हैं जूट का कपड़ा कैसा होता है, खुरदुरा होता है। तो इस केस में जो आपको फोर्स लगाना पड़ा इस ईंट को हिलाने में, वो काफी ज्यादा था, ठीक है। वहीं अगर आपने क्या किया, इसे टेबल के ऊपर रखा, जो कि कैसी थी, पॉलिश टेबल के ऊपर रखा, बल लगाया और ये देखा गया कि इस केस में जो फोर्स लगाया गया वो कम लगाया गया और कम फोर्स में ही जो ब्रिक है, ईंट है, वो गतिमान हो गई, चलना शुरू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट पता चला कि अगर आपकी सतह खुरदुरी है, यानी वो सतह जो आपस में संपर्क में है वो खुरदुरी है, तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा, घर्षण बल ज्यादा होगा। वहीं अगर स्मूथ सतह है, चिकनी सतह है, तो फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा, ठीक है। तो अब स्प्रिंग बैलेंस के बारे में जान लेते हैं। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। स्प्रिंग बैलेंस क्या है, कमानीदार तुला जो है वो एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जा सकता है, यानी वस्तु पे कितना फोर्स, कितना बल लग रहा है, वह हम इसके द्वारा मापते हैं। It consists of a coiled spring when gets stretched when a force is applied to it। यहाँ पे क्या होता है, इस पर एक coiled spring होती है, एक स्प्रिंग होती है जो कि खींचती है, कब खींचती है, जब बल लगाया जाता है। Stretching of spring is measured by pointer moving on the graduated scale। यहाँ पर जो आपकी स्प्रिंग है उससे आपका पॉइंटर कनेक्टेड होता है और जैसे ही हम यहाँ पे भार लगाते हैं तो ये जो पॉइंटर है नीचे आता है, खींचता है, नीचे आता है और रीडिंग देता है। द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। और जो ये रीडिंग देता है उसके माध्यम से हमें जो बल है, बल का मान पता चलता है। कमानीदार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार हो जाता है। कमानी के इस प्रसार के माप इसके आंशिकित पैमाने पर चलने वाले संकेतक
द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिमाण प्राप्त होता है। तो ये आपका क्या है, स्प्रिंग बैलेंस है। आपको पता होना चाहिए स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, नोट करें। अब हम चलते हैं अगली एक्टिविटी की ओर, जो है आपकी एनसीईआरटी की बुक की एक्टिविटी 12.3। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से रफनेस और स्मूथनेस, यानी किसी सतह की जो खुरदरापन है या जो चिकनापन है वो फ्रिक्शन को प्रभावित करता है। आपको क्या करना है, टेबल लेना है। टेबल में आप क्या करेंगे, एक तरफ किताबें रख देंगे इस तरीके से, और एक यहाँ पे इस तरीके से बोर्ड रख देंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपकी मेज है, मेज की सतह रखेंगे, क्योंकि आपकी सतह कैसी है, चिकनी सतह है, क्योंकि पॉलिश्ड सतह। अब आप सेल लेंगे, सेल को क्या करेंगे, बोर्ड के ऊपर एक मार्क कर देंगे, वहां से छोड़, ठीक है, छोड़ेंगे और फिर उसको जाने देंगे। कुछ दूरी जाने पर वो रुकेगा। आप दूरी को मेजर करेंगे स्केल के माध्यम से। अब आप क्या करेंगे, सतह को चेंज करेंगे। कैसे, अब आप जूट का कपड़ा ले सकते हैं, जूट का कपड़ा बिछाएंगे, फिर सेल को लेंगे, सेल को उसी बिंदु ए से छोड़ेंगे, तो आप ये देखेंगे कि ये कुछ दूरी तक जाके रुके। आप यहाँ पे दूरी को मापेंगे या मेजर करें। अब इन दोनों केसेस में जब हम दूरी को मापते हैं तो क्या होता है, पहले केस में हम ये देखते हैं कि जो सेल है वो काफी दूर तक चला, वहीं दूसरे केस में सेल ज्यादा दूर तक न जाकर कुछ दूरी तक जाकर ही रुक गया। तो यहाँ पे रुकना जो कॉन्सेप्ट है वो आप जानते हैं फ्रिक्शन के कारण हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक बात समझ सकते हैं कि जो आपकी टेबल की सतह है, यहाँ पे जो घर्षण लग रहा है वो कैसा है, कम। वही इस केस में घर्षण जो है वो कैसा है, ठीक है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि घर्षण जो है सतह पर निर्भर करता है, सतह कैसी है इस पर ये डिपेंड करता है। अब हमने यहाँ पे बात करी कि सतह के ऊपर घर्षण डिपेंड करता है, और जो खुरदुरी सतह है उसमें घर्षण ज्यादा लगता है, जो सतह कैसी है, स्मूथ है, उसमें घर्षण कम लगता है। यहाँ पे ऐसा क्यों होता है ये हम जान लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जब जो आपकी सतह हो, किताब की सतह, मेज की सतह, या जो भी आपने वस्तु ली है उसकी सतह, ये हमें समतल लगती है, लेकिन इसमें कुछ अनियमितताएं होती है, ठीक है, कुछ अनियमितताएं जैसे हल्की हल्की होती। और जब क्या होता है, हमारी वस्तु इस मेज पर या सतह पर गतिमान होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों की सतह के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है। अब सतह मान लीजिए स्मूथ है, वहां पर भी अनियमितताएं होंगी लेकिन कम होंगी, जिस कारण जो है ज्यादा जो है यहाँ पे इंटरलॉकिंग नहीं हो पाई। वहीं जब सतह खुरदुरी होती है, जैसे जूट की सतह, तब क्या होता है, दोनों सतह में अनियमितताएं ज्यादा होती है, जिस कारण इंटरलॉकिंग काफी आसानी से हो जाती है और फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लगता है, ठीक है। अब ये इसलिए इंटरलॉकिंग को अपोज करने के लिए हमें बहुत ज्यादा बल चाहिए होता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन के केस में हमें, अगर हमें चीजों को मूव कराना है तो हमें ज्यादा बल लगाना पड़ता है, ठीक है।
फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय इरेगुलरिटीज ऑफ ऑन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। क्या कहा गया है, घर्षण जो है वो इरेगुलरिटीज यानी अनियमितताओं के कारण उत्पन्न होती है। दोनों सतह में जो अनियमितताएं हैं उनके कारण उत्पन्न होती है। इवन दो सरफेसेस which appear very smooth have a large number of minute irregularities on them। अब अगर हम उस सतह की बात करें जो कि हमें चिकनी या समतल लग रही है, उनमें भी बहुत ज्यादा अनियमितताएं होती है। Irregularities on the two surfaces lock into one another। अब यहाँ पे जो अनियमितताएं होती हैं ये आपस में लॉक हो जाती है। When we attempt to move any surface, we have to apply a force to overcome interlocking। और अगर हम वस्तु को गतिमान करना चाहते हैं तो हमें ज्यादा बल लगाना पड़ता है ताकि इंटरलॉकिंग को तोड़ा जाए। On rough surfaces, there are large number of irregularities। अगर हम जो है रफ सरफेस की बात करें तो यहाँ पे इरेगुलरिटीज भी बहुत ज्यादा होती है। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ अ रफ सरफेस इज इन्वॉल्व। इसलिए क्या होता है, अगर रफ सरफेस है, खुरदुरी सतह है, तो वहां पे घर्षण बल अधिक लगता है। घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं उनमें भी बहुत सारे सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं। दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धस जाती हैं। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति करने का प्रयास करते हैं तो हम इस अंततः बंधन या इंटरलॉकिंग पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। खुरदुरे पृष्ठ पर ये अनियमितताएं अधिक संख्या में होती है। अतः यदि पृष्ठ रुक्ष है तो घर्षण बल अधिक हो। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है, सतह के ऊपर घर्षण बल निर्भर करता है। ठीक है, इस टॉपिक को आप नोट करेंगे। अब जैसे कि हमने बात करी कि जो खुरदुरी सतह होती है वो क्या करती है, आपस में इंटरलॉकिंग बना देती है। ठीक है, तो वी सी द फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इन टू सरफेसेस। यानी हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स है या घर्षण बल है वो दो सतह के जो अनियमितताएं हैं उनके बीच में इंटरलॉकिंग के कारण होती है। It is obvious that force of friction will increase if the two surfaces are pressed hard। अब इसी तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से खुरदुरी सतह आपस में क्या करती है, घर्षण बल ज्यादा लगाती है। अब मान लीजिए दोनों सतह के बीच में हम ज्यादा बल लगाते हैं, दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, प्रेस लगाते हैं या बल लगाते हैं। You can experience dragging a mat while and nobody is sitting on it and when a person is sitting on it। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, दूसरा रीजन है कि कई बार वस्तु हैवी होती है, भारी होती है। भारी वस्तु को आप गतिमान करते हैं तो क्या होता है, उसमें भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा लगता है। क्यों, दोनों सतह में, दोनों आपस में इस तरीके से, अब इसका जो है वजन जो है ज्यादा है, वेट ज्यादा है, भारी है ये, तो ये ज्यादा प्रेस हो जाएगा। ठीक है, प्रेस हो जाएगा तो इंटरलॉकिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत अच्छे से हो जाएगी, जिस कारण ज्यादा घर्षण बल लगेगा। इसका एक उदाहरण है, जैसे कि जब कोई व्यक्ति
मान लीजिए आपके पास कोई जो है चटाई है, उससे आप खींचते हो, तो चटाई से सिंपली आपके पास चटाई है तो उसे आप आसानी से खींच पाते हो। लेकिन अगर चटाई पे कोई बैठा है, यानी चटाई का वेट बढ़ गया है, तब आप उसे खींचने की कोशिश करते हो, तो आपको उसे खींचने में थोड़ा दिक्कत होती है या ज्यादा बल लगाना पड़ता है। हमने यह सीखा है कि दो पृष्ठ के बीच अनियमितताओं के अंतः बंधन के कारण घर्षण होता है। स्पष्ट है, यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। इसका अनुभव आप किसी चटाई पर उस समय खींचकर कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है तथा जब कोई व्यक्ति उस पर बैठा है। तो जब कोई व्यक्ति बैठा होता है तो प्रेशर ज्यादा लगता है, जिस कारण घर्षण बल ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इसको आप नोट करेंगे। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है फ्रिक्शन, घर्षण, इसे हमने स्टार्ट किया। यहाँ पर हमने घर्षण के कॉन्सेप्ट को जाना, घर्षण क्या होता है, घर्षण किन कारणों पर निर्भर करता है, ये भी हमने देख लिया है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आपको इस चैप्टर को रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।